हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स पे स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से इंग्लिश का एक सेशन लेके आया हूं और मैंने इंग्लिश की एक और वीडियो तैयार कर ली है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। और आइए हम जल्दी से देखते हैं अपनी उस वीडियो को। तो बच्चों, मैंने एक वीडियो आपकी डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट फ्लाइट से डाल दी है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे आई बटन पे, आप लोग जा करके उस लिंक से देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, आपको वर्ड मीनिंग भी बताए गए हैं और पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है स्ट्रेंजास की, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप लोग अगर उस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहां से लिंक पे जाएं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन से भी देख सकते हैं। आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर इंग्लिश का, पोइट्री का। तो जल्दी से हम अपनी स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं बिना टाइम गवाए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए बच्चों, अब हम आपको जल्दी से स्क्रीन पे लेके चलते हैं जहाँ पे हम आज की वीडियो को शुरू करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आपका स्क्रीन पे स्वागत है। आइए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज हम कौन सी इंग्लिश की वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 10 के लिए फर्स्ट फ्लाइट से लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर फायर एंड आइस। ये चैप्टर भी यानी कि ये पोइट्री भी मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। तो भैया आइए बच्चों, हम जल्दी से मूव करते हैं आगे और हम देखते हैं कि आज की इस पोइट्री में क्या है हमें पढ़ना। तो ये पोइट्री का नाम हो गया फायर एंड आइस, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके भी राइटर हैं। और हमने अभी इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी राइटर मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। तो आइए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम के अंदर हमारे स्टेंजास क्या हैं। तो बच्चों, आइए हम पहले स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं और स्टेंजा नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा है उसको देखते हैं। तो स्टेंजा नंबर 1 क्या कहता है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से द वर्ल्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ये बच्चों स्टेंजा हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेंजा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्टेंजा की वर्ड्स याद होने चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। तो यहाँ पर हमें फायर वर्ड मिल रहा है जिससे हम देख करके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फायर वर्ड हमारी पोइट जो पोइम है उस पोइम का नाम है फायर और आइस से लिया गया है, और इसके राइटर मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है जो क्वेश्चन ये होता है कि इस स्टेंजा कौन सी पोइम से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो आपको फायर वर्ड से याद रखना है कि फायर और आइस पोएम से लिया गया है और इसके राइटर मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आइए उसके बाद हमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि आपको स्टेंजा से क्या करनी है। स्टेंजा से आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये करनी है कि जो उसके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो आइए हम जल्दी से देखते हैं कि हमारे इस स्टेंजा के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। तो हम अगर देखते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे वर्ड मीनिंग्स आ चुके हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहला मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए डिजायर। डिजायर मतलब कोई भी विश, कोई भी इच्छा। दूसरा होल्ड, होल्ड का मतलब टू टेक साइड, फेवर, किसी का फेवर ले लेना। एंड फेवर, फेवर का मतलब इंक्लाइन टूवर्ड्स। तो ये 3 वर्ड मीनिंग्स है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिजायर, होल्ड एंड फेवर, विश, टू टेक साइड, फेवर एंड इंक्लाइन टूवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों वर्ड मीनिंग को याद रखना है। प्लस आपको इनके कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वर्ड भी याद कर लेने हैं बच्चों, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो बनेगा वो या तो डायरेक्ट इसके मीनिंग पूछे जाएंगे या फिर इसका कोई ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछा जा सकता है। आइए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं बच्चों आपको, एक क्वेश्चन राइमिंग वर्ड का आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने अभी आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट और थर्ड लाइन पे हमको मिलते हैं और सेकंड और फोर्थ पे मिलते हैं और हमेशा स्टेंजा के लास्ट में मिलते हैं। तो राइमिंग वर्ड जो सेम प्रोनाउंसिएशन देगा, फायर, डिजायर, फायर, डिजायर, ये दोनों एक ही तरीके की टोन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड हो गए। आइस, और आइस का तो हमारे पास नहीं बन रहा है। देखो आइस फायर, तो आइस फायर तो हमारे पास कोई राइमिंग वर्ड नहीं बन पा रहा है। तो लेकिन फायर और डिजायर हमारे पास एक राइमिंग वर्ड बन रहा है। तो अगर आपसे आया राइमिंग वर्ड का क्वेश्चन तो आप बताओगे इस स्टैंडर्ड नंबर 1 के लिए फायर और डिजायर। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन अपने इस स्टेंजा की। तो हमारी एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे आ चुकी है। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है? द पॉइंट इज एनालाइजिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ड एंड द पॉइंट प्रोवाइड्स एंड डील्स विद 2 पॉसिबल कॉजेज फॉर द एंड ऑफ द वर्ड।
पॉइंट जो है, जो कवि जो है, वो हमें यहाँ पर दुनिया के अंत के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया के जो अंत है, दुनिया का जो अंत है, उसके संभावित दो ही कारण हो सकते हैं जिसके बारे में कवि हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं? ही कंसिडर्ड द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। ये बहुत ही पुराना सवाल है जो सदियों से चला आ रहा है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, बर्फ से होगा या फायर से होगा, यानी कि आग से होगा। इस सवाल के बारे में कवि यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। बोथ द टू रीजंस कॉन्ट्रास्ट ईच अदर। दोनों ही जो रीजन है, यानी दोनों ही जो कारण है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं और एक दूसरे से समान रूप से विपरीत भी हैं, यानी कि ईच अदर आर इक्वली अपोजिट टू ईच अदर, यानी ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अपोजिट भी हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार जल्दी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हिंदी में इसको एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। द पॉइंट इज एनालाइजिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द पॉइंट प्रोवाइड्स द डील्स विद टू पॉसिबल कॉजेस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ही कंसीडर्ड द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्ल्ड will end on in fire or in ice. Both the two reasons contrast each other and are equally opposite to each other. हिंदी में क्या मतलब है बच्चों? कभी दुनिया के अंत के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं और कभी दुनिया के अंत के बारे में दो संभावित कारणों का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि ये सदियों पुराना सवाल है, लेकिन दुनिया का अंत कैसे होगा, कि बर्फ से होगा या फिर आग से होगा, और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग है, भिन्न है, लेकिन एक दूसरे के समान और विपरीत भी हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस अपनी पोयम का जो बचा हुआ स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन और क्या दिया गया कवि के द्वारा। ऑन वन साइड ऑफ द डिबेट आर दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ फायर, यानी एक तरफ डिबेट के वो लोग हैं जो फायर के फेवर में हैं, एंड दे बिलीव दैट इट विल बी द हीट एंड द पैशन, और उनका ये मानना है कि आग के वो पक्ष में क्यों है, क्योंकि उनका ये मानना है कि गर्मी और जुनून होगा और जिससे दुनिया और मानवता खत्म हो जाएगी, या ये मानवता को खत्म करने की तरफ लेके जाएगा। एंड द ऑन द अदर साइड, जो दूसरी साइड है डिबेट की, वहां पर वो पीपल हैं जो फेवर कर रहे हैं आइस का। ऑन द अदर साइड ऑफ द डिबेट आर दोज पीपल हु फेवर आइस एंड फील दैट इट विल बी द आइस दैट विल फ्रीज द वर्ल्ड। दूसरे जो लोग हैं वो बर्फ के पक्ष में हैं और उनका ये मानना है कि बर्फ ही होगी जो दुनिया को जमा देगी और जिससे दुनिया का अंत हो जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करें बच्चों, तो यहाँ पर कवि फायर और आइस का एग्जाम्पल लेकर के हमें दुनिया के अंत के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि लोगों के पास ये पुरानी मान्यताओं से ये सवाल चला आ रहा है कि आखिर दुनिया का अंत कैसे होगा, फायर से होगा या फिर बर्फ से होगा। तो दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोगों का मानना है कि फायर से होगा और कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ से होगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों लोगों के बीच में हमें कवि डिबेट दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्टेंजा है और इसका ये हिंदी मीनिंग है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर के सेगमेंट पे। तो बच्चों स्टेंजा मैंने आपको समझा दिया, आपको इंग्लिश और हिंदी मीनिंग मैंने समझा दिया, बट ये पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पेपर में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो आपको स्टेंजा को ध्यान रखना है कि ये कौन सी पोएम और पोइट से के द्वारा दिया गया है, और आपको क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान रखना है। तो आइए हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर सेगमेंट पे पढ़ते हैं। तो आगे अभी हमारे पास थोड़ा सा स्टेंजा और बचा है बच्चों। वो क्या बचा है कि फ्रॉस्ट इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलसी, जो he is saying that about anything else, even hatred, which is the trait of humanity, is most likely to lead the world to its demise। यानी फ्रॉस्ट जो है, यानी हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि लालच और ईर्ष्या के विषय, लालच और ईर्ष्या का जो विषय है वो एक शक्तिशाली वक्तव्य प्रदान कर रहा है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर बच्चों अगर आप इस पूरी पोयम को ध्यान से समझ पाए होगे अपनी क्लास में, तो एक्चुअल में यहाँ पर फायर और आइस जो है वो फायर को लालच से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है और आइस को यहाँ पर ईर्ष्या से कंपेयर किया जा रहा है। यानी कि लालच और ईर्ष्या के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन कवि ने उसको फायर और आइस के फॉर्म में हमें बताया है स्टेंजा में। तो यहाँ पे कवि बता रहा है कि लालच और ईर्ष्या विषय का एक शक्तिशाली प्रदर्शन प्रदान करते हैं, वक्तव्य प्रदान करते हैं, और वे कह रहे हैं कि किसी भी अन्य चीज से ऊपर, यहाँ तक कि नफरत से ऊपर भी, जो कि मानवता का एक गुण है, दुनिया को उसके विनाश की ओर ले जाने के लिए अधिक संभावना है। यानी आप दुनिया को विनाश की ओर कौन लेके जाएगा, या तो फायर या आइस, और उसके दूसरे अगर शब्दों में आप देखोगे तो लालच या फिर ईर्ष्या, ये दुनिया को विनाश की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये लालच और ईर्ष्या वर्ड को ही कवि ने फायर और आइस से कंपेयर यहाँ पे किया है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ड, लोगों का क्या मानना है वर्ड के बारे में। हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ड, पीपल क्या सोचते हैं, वर्ड के पीपल क्या सोचते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ड थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड
इन फायर और आइस, यानी लोग क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड जो समाप्त होगा, जो एंड करेगा, वो फायर या फिर आइस की वजह से होगा। आइए बच्चों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड, पॉइंट का क्या ओपिनियन है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से क्या ओपिनियन हो सकता है, तो विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहले एक्सप्लेनेशन में ये बताया कि फायर की वजह से एंड कर सकता है। फिर एक और क्वेश्चन, डिजायर हियर मीन्स, यानी डिजायर का यहाँ पर क्या मतलब है, मैंने वर्ड मीनिंग्स में आपको ये बता दिया डिजायर का, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। एंडलेस ग्रीड, एंडलेस ग्रीड, डिजायर का मतलब क्या हो गया, एंडलेस ग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पॉइंट ऑफ द पोएम, और नेम द पॉइंट एंड द पोएम। तो मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फायर और आइस की बात हो रही है, तो फायर एंड आइस यहाँ पर पोएम है और पॉइंट का नाम है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फायर सिग्निफाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर पूछा जाएगा आपसे। फायर सिग्निफाइज, फायर यहाँ पर किस चीज को इंडिकेट कर रही है, आपको याद रखना है। ग्रीड मतलब लालच, डिजायर मतलब आपकी इच्छा, और अवेयर्स, तो ग्रीड, डिजायर और अवेयर्स, इन चीजों को यहाँ पर फायर सिग्निफाइज कर रही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो कहता है राइम स्कीम बताओ। राइम स्कीम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, फायर, डिजायर, और आगे जो स्टेंजाज हैं हमारे पास उसमें आ रहा है हेट, ग्रेट, ट्वाइस, आइज, आइस, सफाइस। ये पूरे स्टेंजाज में से मैंने उठा करके यहाँ पे राइम स्कीम रख दिए हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेंजा नंबर 1 की बात करोगे तो यहाँ पर केवल 2 ही राइम स्कीम निकल के आए हैं, फायर और डिजायर। तो आगे के स्टेंजा के भी मैंने रख दिए यहाँ पर, ताकि अगर ये क्वेश्चन मैं मिस कर जाऊं तो आपको पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय फायर द पॉइंट मीन, फायर से पॉइंट का क्या मतलब है। तो अभी हमने ऊपर इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बच्चों एग्जांपल दिया है फायर का मतलब, द फायर सिग्निफाइज, तो फिर से हमसे पूछ लिया गया फायर मींस पॉइंट, कि फायर का मतलब क्या हो सकता है पॉइंट की नजर में। तो फायर का मतलब फिर से वही होगा बच्चों, डिजायर, ग्रीड और अवेयर्स। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उन क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बाय आइज द पॉइंट मीन। अब आइज से पॉइंट का क्या मतलब है, तो आइस यहां पर किस चीज को बता रही है, हेट ट्रीटेड, घृणा, है ना, घृणा हमारे पास स्टार्टिंग में ही आ गया वर्ड, तो हेट ट्रीटेड को बता रही है आइस, यहाँ पर रिजिडिटी को बता रही है और इनडिफरेंस को बता रही है। ये आपको याद रखने पड़ेगा 100%। अगर ये स्टेंजा आया पेपर में बच्चों, तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे जाएंगे कि फायर सिग्निफाइज और आइस सिग्निफाइज, या फिर मीन्स ऑफ फायर और आइस ऑफ मीन्स ऑफ फायर और मीन्स ऑफ आइस क्या हो सकते हैं। तो आपको ये लिखने पड़ेंगे बच्चों, आप लोग यहां से देख करके याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का, इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर 2 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं, एंड व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, और वो किस लिए हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम अभी ऊपर से पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर फायर और आइस यही 2 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज हैं, और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फायर यहाँ पर डिजायर के लिए आया है और आइस यहाँ पर हेट ट्रीटेड के लिए आई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे आपका आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही फेवर, इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सपोर्ट द व्यूज दैट द फायर वुड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कवि पॉइंट यहां पर किसको फेवर कर रहा है, पॉइंट यहां पर फायर को फेवर कर रहा है, और फायर को उसने किससे कंपेयर किया, डिजायर से, यानी कि इच्छा से। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट जो है वो फायर को सपोर्ट कर रहा है, और पॉइंट ये कह रहा है कि फायर वुड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी फायर की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे एंड हो गए, अब हम जाते हैं स्ट्रेंजर नंबर 2 पे। तो हमारे स्ट्रेंजर नंबर 2 क्या है, तो मैंने आपको स्ट्रेंजर नंबर 1 बता दिया अच्छी तरीके से, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। यही क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से तैयार करना है, और या फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो इनसे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जो कि इसी तरीके के होंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए तो आप वो क्वेश्चन भी बोर्ड में कर जाओगे। अब हम स्ट्रेंजर नंबर 2 की तरफ आते हैं, देखते हैं स्ट्रेंजर नंबर 2 हमारे पास क्या है। स्ट्रेंजर नंबर 2 में बच्चों है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो देखो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि ट्वाइस का आइस हो गया और हेट का यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो ट्वाइस का आइस हो सकता है और सफाइस भी हो सकता है, ट्वाइस सफाइस। ठीक है, तो ये रीमिंग वर्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं बच्चों। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे कि हमारे इस स्टेंजा में कौन से वो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनका हमें वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। एक है पैरिश, पैरिश का मतलब होता है डाई, इसका आपसे एंटोनिम या सिनोनिम पूछा जा सकता है, तो आप लोग एंटोनिम सिनोनिम से याद कर लेना। सफाइस, सफाइस का मतलब बी सफिशिएंट, और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब वाइपिंग आउट या विपिंग आउट। ठीक है, जो भी आप पढ़ लो।
ठीक, तो यहाँ पर 3 वर्ड हो गए, पेरिश, सफाइस एंड डिस्ट्रक्शन। इनके वर्ड्स के मीनिंग्स आपको याद करने हैं और साथ में आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी याद करने हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये स्टेंजा हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? द पोइट इज वेरी मच श्योर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी। पोइट यहाँ पे बिल्कुल श्योर है कि डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, यानी विनाश तो होना ही होना है, मानवता का विनाश का उसको पूरा भरोसा है कि होगा ही होगा। एंड ही फर्स्ट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फायर। पहले लेकिन वो क्या बता रहा है? वो पहले बोल रहा है कि फायर की वजह से, सबसे पहले पहले आग से होने वाली विनाश की वो बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द फायर एंड इन केस दिस फेल, और अगर ये फेल हो जाता है, यानी अगर आग की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, तो फिर वो क्या कहते हैं? देन आइस विल रिजल्ट। तो फिर आइस की वजह से हो सकता है। इनटू हेट्रेटेड दैट विल एंड ह्यूमैनिटी वन डे। जो तो अगर आग की वजह से नहीं होगा तो बर्फ की वजह से होगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि फ्रॉस्ट गोज ऑन टू डिस्कस इन अ मोर अंडरस्टैंडिंग मैनर द पावर ऑफ हेट। यहाँ पर जो फ्रॉस्ट है वो पावर ऑफ हेट को बहुत ही ज्यादा गहराई से डिस्कस करते हैं, विच इज सिंबलाइज इन द पोएम बाय आइस। और उन्होंने इसको सिंबलाइज किया है आइस से। तो मैंने आपको पोएम के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर फायर और आइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कवि घृणा की बात कर रहा है, हेट की बात कर रहा है, लेकिन उसको सिंबलाइज कैसे किया उसने किस वर्ड से बताया? हमको आइस वर्ड से बताया। तो देखो बच्चों, आप लोग अगर ये लास्ट वाली लाइन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिंबलाइज इन द पोएम बाय आइस, किसको? हेट को। तो हेट को जो कवि है, जो पॉइंट है, वो सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर आइस से, यानी उसने आइस मान दिया हेट को, और फायर के लिए उसने डिजायर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब जरा हम हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कवि को मानवता के विनाश का पूरा भरोसा है और वह सबसे पहले आग से होने वाले विनाश की बात करते हैं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आग से विनाश नहीं हुआ और ये विफल हो गई, यानी अगर किसी की डिजायर से, इच्छा से उसने विनाश नहीं किया, वो विफल हो गया, तो फिर बात नफरत से पैदा होगी और जो एक दिन मानवता को खत्म कर देगी। फ्रॉस्ट अधिक अच्छे तरीके से नफरत की शक्ति पर चर्चा करते हैं और उसको उन्होंने बर्फ के द्वारा अपनी इस कविता में दर्शाया है। तो ये एक्सप्लेनेशन है बच्चों इन स्टेंजास का। अभी और भी एक्सप्लेनेशन है, हम आगे बढ़ के उनको भी देखते हैं। तो अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन आता है, हेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज जस्ट एज अ पावरफुल एज डिजायर। यानी हेट जो है, यानी कि जो आपकी नफरत है, वो डिजायर से, इच्छा शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। while desire consumes quickly, hate is just as great and powerful. And in fact, by ending the poem with the concept of hate, पोएम जो एंड कर रही है वो हेट पे एंड कर रही है। ठीक है, तो वक्ता के अनुसार, यानी पॉइंट के अनुसार, नफरत इच्छा जितनी शक्तिशाली है, जबकि इच्छा जल्दी ही खत्म कर देती है। इच्छा जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब इच्छा कभी ना कभी तो खत्म होगी ना आपकी। जैसे आज आपकी इच्छा है कि आपके पास आईफोन हो, एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आपको आईफोन नहीं मिलता है, या कोई छोटा मोटा फोन आपको नहीं मिलता है, तो कुछ दिनों तक आप रोगे धोगे, फिर उसके बाद आपकी वो इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके दिल में नफरत हो गई किसी के लिए, किसी भी बात पे आपकी किसी से दुश्मनी है, आप उससे नफरत करते हो, तो वो नफरत जल्दी खत्म नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा, कभी कभी तो जिंदगी भर बनी रहती है और कभी कभी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो यही चीज यहाँ पर कवि समझाने की कोशिश कर रहा है कि इच्छा तो खत्म हो सकती है, जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन जो नफरत है वो कभी खत्म नहीं होती। तो अगर संसार का विनाश इच्छा से नहीं हुआ, यानी कि फायर से नहीं हुआ, तो नफरत से तो जरूर होगा। और नफरत को उसने सिंबलाइज किया है किससे बच्चों? आइस से, यानी कि बर्फ से। तो कवि कहता है कि नफरत भी उतनी महान और शक्तिशाली है। वास्तव में कविता का अंत नफरत की अवधारणा के साथ होता है। यानी जो स्टेंजा को जो कवि एंड कर रहा है, पॉइंट जो एंड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नफरत के साथ, कि वो नफरत के साथ अंत कर रहे हैं। फ्रॉस्ट पाठक को उस शर्मीले लेकिन संयमित तबाही की ओर ले जाता है जो नफरत पैदा करती है। यानी कि यहाँ पर स्टेंजा में पॉइंट हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि नफरत की वजह से विनाश कैसे हो सकता है, और नफरत पैदा हो सकती है और लोगों के दिलो दिमाग में सालों सालों तक, और कभी कभी तो जन्मों जन्मों तक बनी रहती है। यानी फ्रॉस्ट का ये मानना है, हमारे राइटर का, कि अगर विनाश आपका वो इच्छा की वजह से नहीं हुआ तो वो नफरत की वजह से तो जरूर होगा। यानी अगर आपको किसी से नफरत हो गई तो आप जो है वो समाज का विनाश कर दोगे। ठीक है, इस तरीके की जो हमें यहाँ पर हमारे पॉइंट है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा स्टेंजा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और लाइन है इस स्टेंजा की जो लास्ट में हमें ये बताती है, कहती है, हेट इज प्रेजेंटेड एज हैविंग द एबिलिटी टू लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि नफरत को इस रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है कि अगर ऐसा दूसरी बार होता है तो वे दुनिया को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। एंड
it if it were a happen for a second time again, providing a powerful warning against this human faculty and misunderstanding. ठीक है, तो फिर से जरा वर्ड लेते हैं इस वर्ड को. हेट इज प्रेजेंटेड एज हैविंग द एबिलिटी टू लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इफ इट वर टू हैपन फॉर अ सेकेंड टाइम अगेन, प्रोवाइडिंग अ पावरफुल वार्निंग अगेंस्ट दिस ह्यूमन फैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग. नफरत को इस रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है बच्चों कि अगर दोबारा से दुनिया को नष्ट करने की क्षमता होती है तो फिर से मानवीय भ्रम गलतफहमी के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी प्रदान कर दी है. तो ये कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों. थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, बट आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पेपर में आने वाले हैं तो आपको ज्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर करना है. और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स निकाले हैं, तो आइए हम जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन और आंसर का पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, हु हैज कंपोज द अबव लाइन. इन लाइन को किसने कंपोज किया? तो जाहिर सी बात है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पोएट आइस सिंबलाइजेस. आइस को किससे सिंबलाइज किया है पोएट ने यहाँ पर? तो अभी मैंने आपको बताया कि आइस को यहाँ पर कवि ने हेट्रेटेड, कोल्डनेस और रिजिडिटी से सिंबलाइज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड पेरिश मीन. तो पेरिश मीन हमने अभी देखा वर्ड मीनिंग के अंदर कि यहाँ पर डाई होता है पेरिश का मतलब, या फिर सीज टू एग्जिस्ट भी आप लिख सकते हो, यानी आप इसके एंटोनिम सिनोनिम्स वर्ड ढूंढ लेना, मैंने आपको पहले भी बताया. अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज द पोएट थिंक. पोएट का क्या मानना है? पोएट किसके बारे में बात कर रहा है? तो पोएट ने सबसे पहले फायर के बारे में बात की है. तो पोएट थिंक्स ऑफ हेट, यहाँ पर हेट की बात कर रहा है, यानी फायर की बात कर रहा है. ठीक है, सॉरी आइस की बात कर रहा है. द पोएट थिंक्स ऑफ हेट. हु नोज इनफ ऑफ हेट. इनफ ऑफ हेट कौन है? द पोएट नोज इनफ ऑफ हेट. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन. ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है यहाँ पर? आइस इज ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी आइस तो है ही है, यानी अगर फायर से काम नहीं बना, फायर ने अगर डिस्ट्रक्शन नहीं किया, अगर वो फेल हो गई तो आइस तो जरूर करेगी, ऐसा पॉइंट ने हमें बताया. व्हाट इज द रीम स्कीम इन द स्टेंजा. तो इस स्टेंजा में रीम स्कीम क्या है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले ही कुछ स्टेंजा में सारे रीम स्कीम बता दिए थे, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हम लोग. ट्वाइस आइस हेट सफाइस, ये हमारे राइम स्कीम है इस स्टेंजा के. तो आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द पोएट थिंक इनफ ऑफ. आंसर है द पोएट थिंक्स इनफ ऑफ हेट. तो यहाँ पर पोएट जो है वो ज्यादातर हेट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हमें हेट ही आंसर लिखना है. फाइंड अ वर्ड इन दीज लाइंस दैट मींस अपोजिट टू क्रिएशन. क्रिएशन का अपोजिट वर्ड आपको पूछा गया, तो अब जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन आप बार बार इस स्टेंजा के अंदर पढ़ते चले आ रहे हो, तो क्रिएशन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन, लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट बिलीव. पोएट क्या बिलीव कर रहा है? पोएट को क्या बिलीव हो रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलीव दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. यानी पोएट को ऐसा लगता है कि बर्फ भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रक्टिव कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को. तो यहाँ पे बच्चों हम, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारा वीडियो एंड हो गया और हमने दोनों ही स्टेंजा पढ़ लिए इस पोएम के, फायर और आइस के, और मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस स्टेंजास के बता दिए. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें. और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर बनेगा. तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझ के पढ़ लीजिए और 100% आपका पेपर इन्हीं में से आने वाला है. तो थैंक यू बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स.